बहुत खास है जिसमें हम कान, नाक और गले से संबंधित रोगों और समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कान, नाक, गले से संबंधित समस्या इस मौसम में बढ़ने लगती है। अमूमन मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलता है। ऐसी परिस्थिति में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है, इसलिए कोई भी उपाय कर लेना और कोई भी नुस्खा अपना लेना ऐसे ठीक नहीं है। जानकारी पूरी होनी चाहिए, इलाज जड़ से होना चाहिए, स्थायी समाधान होना चाहिए। लिहाजा हम आज इन विषयों पर बात करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि कान, नाक और गले से जुड़ी कौन कौन सी समस्या या रोग होते हैं, इससे कैसे निजात पाएं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, क्या इसका स्थायी इलाज होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और भी तमाम सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सारिका वर्मा। इसके इतर एक और अहम जानकारी दर्शकों को बता देते हैं। अगर आपको भी कान, नाक और गले से समस्याओं से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे, तुरंत आप कॉल कीजिए और इस विषय से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो तुरंत आप कॉल कीजिए, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। गले से संबंधित कोई समस्या हो या फिर कान से संबंधित हो या फिर नाक से संबंधित कोई भी समस्या हो या रोग हो, आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। कोई भी समस्या जो कहीं ना कहीं आपको भीतर से परेशान कर रही हो, मानसिक रूप से परेशान कर रही हो, उसका हो सकता है कि आपको इस कार्यक्रम में स्थायी समाधान मिल जाए, इलाज मिल जाए। तो दर्शकों को अहम जानकारी बता दें, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके जहन में गले से संबंधित, कान से संबंधित या फिर नाक से संबंधित कोई भी सवाल आता है, जो आपको समस्या हो या फिर आपके रिलेटिव्स में किसी को समस्या हो, तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं और समस्या के बारे में, इलाज के बारे में आप विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अमूमन इस मौसम में देखने को मिलता है कि गले से संबंधित, नाक से संबंधित और कान से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगती है और मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलता है। तो इसी पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सारिका वर्मा जुड़ गई हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सारिका वर्मा, आज हम गले से संबंधित समस्याओं के बारे में सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिप्थीरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि गलघोंटू बीमारी क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये किस उम्र वर्ग को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। डिप्थीरिया परtussis जो है वो वायरल इन्फेक्शन होता है जी, और कई सालों से डीपीटी वैक्सीन हम देते हैं तो बहुत कम पेशेंट दिखने को मिलते हैं। टॉन्सिल्स में एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, हाई फीवर होता है, गले में बहुत बड़े ग्लैंड्स हो जाते हैं और इसका डायग्नोसिस जस्ट देख के पता चल जाता है। अगर जरूरत पड़े तो थ्रोट स्वैब कल्चर भी करा सकते हैं और उसके बाद एंटीबायोटिक देके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वैसे डीपीटी वैक्सीन जो हम बच्चों को देते हैं 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने पे, तो उसकी वजह से डिप्थीरिया, परtussis और टेटनस तीनों बीमारियों का काफी हद तक रिडक्शन हो जाता है, तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। जी डॉक्टर सारिका वर्मा, इसमें मेरा एक सवाल है, क्योंकि किस्सा ये हुआ था, अगर कोई माता पिता बचपन में अपने बच्चे को ये डीपीटी वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, वो भूल जाते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में अगर उस बच्चे की उम्र 10 वर्ष पार हो गई हो या फिर 15 वर्ष पार हो गई हो, क्या तब लगवाएं? क्या ये ठीक हो सकता है या फिर उस लंबे समय के बाद लगवाएं, क्या ठीक हो सकता है? डीपीटी वैक्सीनेशन तो मैंडेटरी आपके शेड्यूल में है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी चाइल्ड इन द कंट्री हु डजंट गेट द वैक्सीनेशन। जी, हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेटअप है वो बहुत अच्छा है। आंगनवाड़ी वर्कर जो है घर घर जाके एक एक बच्चे को वैक्सीनेशन करते हैं, तो डीपीटी ना लगना तो हाईली अनलाइकली है। तो पोलियो भी इरेडिकेट दिया गया, नियरली 99% इट हैज बीन इरेडिकेटेड। तो दैट वुड बी अ टेरिबल फेलियर ऑन द पेरेंट्स अगर वो अपना वैक्सीनेशन ना लगवाएं। डीपीटी तो एसेंशियल वैक्सीन में आता है। डॉक्टर सारिका वर्मा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि ये दिल्ली में एक अस्पताल में 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, जिसका कारण डिप्थीरिया बताया गया था। तो इसलिए मैंने पूछा, जब
सर्वे करने गए तो पता लगा कि सभी बच्चों की उम्र 10 साल से ज़्यादा थी, उन्होंने डीपीटी वैक्सीन नहीं लगवाई थी और उनको डिप्थीरिया बीमारी का नाम तक दिया गया। तो इसलिए मैंने पूछा, इसका अगर लक्षण के बारे में जाने तो क्या लक्षण हो सकते हैं इसके? फीवर होता है, क्रूपी कॉफ होती है, घाव घाव करके खांसी होती है, हाई फीवर होता है, गले में टॉन्सिल जो है बड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें एक मेम्ब्रेनस टॉन्सिल, एक ब्राउनिश ग्रे कलर की मेम्ब्रेन हो जाती है टॉन्सिल के अंदर, और गले में जो गिल्टियां हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लिम्फ नोड्स हो जाती हैं। इट इज अ इजी इनफ डिजीज टू ट्रीट। ये है कि एंटीबायोटिक सही टाइम पे लगते हैं तो ठीक हो जाते हैं जी। और अगर इस डीपीटी वैक्सीन को लंबे समय के बाद अगर कोई माता पिता लगाते हैं, क्या इसका कोई औचित्य रह जाता है? और ये भी देखा जाता है कि अगर नहीं लगवाते हैं तो बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? डिजीज हो सकती है, तो इसीलिए कहते हैं कि सभी वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल का फॉलो किया जाए जी। इसकी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगर पीडियाट्रिशियन से आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा कि अगर 10 साल की उम्र में इसका दें तो इसकी एफिकेसी क्या होती है जी। द रीजन वाई वैक्सीन आर गिवन ऑन टाइम, जब बच्चा न्यूबॉर्न शिशु पैदा होता है तो वो मदर के जो मदर मिल्क में जो उनको एंटीबॉडीज मिलती रहती हैं, तो वो पहले 6 महीने तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं जी। और आइडिया ये होता है कि पहले 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे ये वैक्सीन सब टाइम पे लग जाएं, तो बाय द टाइम बच्चा बाकी फूड खाने लगता है और मदर जो एंटीबॉडीज नहीं मिलती जी, तो वो बाकी डिजीज से लड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर वैक्सीनेशन आप बच्चे को नहीं देंगे तो अगर बच्चे को कुछ होता है तो आप उसके 100% रिस्पॉन्सिबल जी। डॉक्टर सारिका वर्मा, अब आगे बढ़ते हैं, लिम्फोमा कैंसर के बारे में बात करते हैं। लिम्फोमा कैंसर गले के लिए कितना खतरनाक है और इसके लक्षण क्या होते हैं और क्या इसका स्थायी इलाज संभव है? लिम्फोमा जो है इट इज अ कैंसर ऑफ द ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं। कई बार हम डायग्नोज करते हैं, मेरे पास एक बहुत साल पहले याद है, एक पेशेंट आया था, धीरे धीरे उसकी गर्दन की जो दर्द थी बढ़ती जा रही थी जी। 6 महीने हो गए थे, उन्होंने किसी ने देखा नहीं, डायग्नोज नहीं किया, उसको बस लगा कि शर्ट का कॉलर जो है टाइट हो गया है जी। छूते ही मैंने उनको कहा कि उसके थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, उसका एफएनएसी निकला, वो पेशेंट उसके बाद कीमोथेरेपी हुई, अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन डेफिनेटली उसको निग्लेक्ट करेंगे, अगर गले में आपको गर्दन में गिरती रहती है, अगर वो दर्द करती है तो आप जल्दी से डॉक्टर के पास वैसे ही पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर पेनलेस लिम्फ नोड है, अगर आपकी पूरी गर्दन में कहीं भी आपको सोजिश महसूस होती है तो आप जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करवाएं, चेकअप करवाएं, और डॉक्टर देख के कह देंगे कि अगर कुछ नहीं, लेकिन हम डेफिनेटली ब्लड टेस्ट और एक एफएनएसी और अल्ट्रासाउंड नेट करते हैं, रूल आउट करने के लिए कि वो टीबी ना हो या कोई कैंसर डिजीज ना हो जी। और क्या ये कैंसर, जो गले का ये कैंसर देखा जाता है, लिम्फोमा कैंसर, आपने जिक्र भी किया है एक अपने वाक्य का, तो क्या ये इम्यून सिस्टम पर भी पूरी तरह से प्रभाव डालता है? इसमें सभी इम्यून सिस्टम के इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी स्टेजिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, वो तो पेट सीटी करके डायग्नोज किया जाता है कि बाकी कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। पहले एफएनएसी में एक टिश्यू डायग्नोसिस बनता है कि किस प्रकार का कैंसर है जी। और उसके बाद फिर हम असेस करते हैं पूरी बॉडी में और कहाँ कौन से लिवर, स्प्लीन, लिम्फेटिक टिश्यू, बाकी ऑर्गन कौन से इन्वॉल्व हो चुके हैं, और उसके हिसाब से स्टेजिंग किया जाता है और उसके हिसाब से कीमोथेरेपी और जरूरत पड़े तो कभी कभी रेडियोथेरेपी भी दिया जाता है। लेकिन लिम्फोमा वन ऑफ द ट्रीटेबल कैंसर जी। आजकल अब दवाई, मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत तरक्की कर ली है और कैंसर के पेशेंट अगर जल्दी डायग्नोज हो तो अच्छे से ट्रीट भी हो जाते हैं और लॉन्ग लाइफ जी पाते हैं जी। डॉक्टर सारिका वर्मा, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं कानपुर से, आशीष। आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? मैम नमस्कार। नमस्कार। मैं कह रहा था, जैसे एलर्जी हो जाती है, काफी दाने से भी निकल आते हैं पूरे शरीर में, इसके बारे में जानना था मैंने जी। पूरी बॉडी में दाने निकलना या धापड़ निकलना, इसको अर्टिकेरिया कहते हैं। ये स्किन एलर्जी है। स्किन एलर्जी कई प्रकार की होती है, कई बार हमने देखा है ये कोई पर्टिकुलर फूड से हो सकती है, तो इसीलिए हम एक एलर्जी टेस्ट करते हैं जिसको कंप्लीट एलर्जी टेस्ट बाय स्किन प्रिक मेथड कहा जाता है। ये बाजू पे दवाई लगाते हैं, 110 चीजों से टेस्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस चीज से एलर्जी हो रही है। अगर कोई फूड होता है तो उसको हम आपको बता देंगे ये चीज आप अवॉइड करिए, और कई बार हमने देखा है कि खाने की चीज अवॉइड करके
आपकी एलर्जी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। अगर ये एलर्जी होती है तो बहुत अदर कॉजेज होते हैं, कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया, फोटोफोबिया जो धूप में जाने से होती है, वो फिर उनको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर फूड एसोसिएटेड अर्टिकेरिया तो हम लोग बहुत अच्छे से अवॉइड करके ट्रीट कर पाते हैं। नहीं डॉक्टर ताइबा, मेरे कहने का मतलब है जैसे मैं है ना एविल की गोली अक्सर यूज कर लेता हूँ, तो एविल की गोली खाते ही मुझे असर तो हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वो ऐसे होने लग जाता है। एविल की गोली वैसे बहुत ज्यादा नींद कॉज करते हैं, तो बहुत सालों से हम लोग एविल बहुत ज्यादा एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं रखते हैं। एविल की जगह बहुत और गोलियां हैं जो नॉन सेडेटिव है। एविल से नींद आती है ना, उसकी बजाय सेट्रिजिन की गोली या एलेग्रा की गोली आप लेते हैं जिससे नींद कम आती है, वो एज अ फर्स्ट लाइन बेटर रहेगा। एविल तो आपको आइडियली नहीं लेना चाहिए। चलिए आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। अब बढ़ते आगे। थ्रोट कैंसर या फिर थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन क्या है? क्योंकि जब इस बारे में दर्शकों को पता लगा कि आज हम ईएनटी से संबंधित विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें विस्तार पूर्वक दर्शकों को जानकारी मिलेगी, तो थ्रोट इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा उन्होंने पूछा सवाल कि थ्रोट इन्फेक्शन की शुरुआत किस तरह होती है। नज़रअंदाज लोग करते जाते हैं, नज़रअंदाज करने से आगे जाकर ये परेशानी बढ़ी हो जाती है। तो ऐसे में इसके लक्षण क्या होते हैं? डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? थ्रोट कैंसर जो है इंडिया में इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ आउट ऑफ ऑल द कैंसर। जैसे वर्ल्ड वाइड स्मोकर्स में कैंसर होते हैं सबसे ज्यादा लंग कैंसर, लेकिन इंडिया में ओरल कैंसर, मुंह में कैंसर होता है और थ्रोट कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। इसकी ये वजह है कि एक इंडिया में तंबाकू, पान पराग, पान मसाला बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है जिसे स्मोकलेस टोबैको कहते हैं। और स्मोकिंग जो है यहाँ बीड़ी से होती है, हुक्का से होती है, तो ये जो है अनफिल्टर्ड टोबैको अंदर निकोटीन अंदर ले जाते हैं, तो इससे कैंसर जो है ओरल कैविटी के और थ्रोट के बहुत ज्यादा होते हैं। लक्षण इनके दो हैं जो जरूरी हैं। एक, अगर आपके मुंह में कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा, 4 हफ्ते से ज्यादा अगर कोई छाला है तो आपको डॉक्टर के पास जाके उसका जांच और बायोप्सी जरूर करवाना चाहिए। और दूसरा, अगर आपकी आवाज में बदलाव है, अगर खाना खाने में दिक्कत होने लगती है, अगर आपकी आवाज में जैसे खुरदुरापन है, इस तरह से अगर आपकी आवाज बदल जाती है तो जल्द से जल्द आप ईएनटी के पास जाएं और एक एंडोस्कोपिक जांच होती है जिसमें गले की एंडोस्कोपी की जाती है। कैमरा में सामने दिख जाता है कि कहीं बोलने की तारों में कोई ग्रोथ या कैंसर नहीं है। ये बहुत जरूरी है। अगर आपके मुंह में छाला है जो ठीक नहीं हो रहा, या अगर आपकी आवाज बदल गई है, दोनों चीज बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे साथ इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं जालंधर से, एचएल गुप्ता। एचएल गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? चलिए, संपर्क टूट गया है। बढ़ते आगे। गले में खराश, बलगम जमना, सूखना, सूजन आना, ये किस बात के संकेत होते हैं? गले में खराश और जो गले में सूखापन होता है, कई बार आपको लगता है सुबह उठे तो पूरा मुंह सूखा हुआ है। कई पेशेंट्स को ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। ये 2 वजह से हो सकता है। एक है इसमें पेट का एसिड गले में आ जाता है, और एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे गले में कुछ अटका हुआ है। कई बार आपको लगता है कि मेरा गला साफ नहीं करने का मन करता रहता है, इसको हॉकिंग कहते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि पेट का तेजाब जब गले में आ जाता है तो ये हॉकिंग सेंसेशन कॉज करता है। दूसरा, साइनसिस, नाक के पीछे जो है नेसल डिस्चार्ज, नाक में गिरता रहता है ड्रॉप करके, जिसको पोस्ट नेसल डिस्चार्ज कहते हैं। ये भी गले में इरिटेशन कॉज करता है। और तो ये तो चीजें हैं जिसकी वजह से आपको इरिटेशन थ्रोट में रह सकती है। और तीसरी आपको ये, आप में खराटे लेते हैं, मुंह खोल के सांस लेते हैं, तो गला सूखापन कई बार हो जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाके अपना नोज दिखाएंगे, नोज में कोई ब्लॉकेज है तो दवाई या स्प्रे देके उससे कंट्रोल कर लेंगे। और जब आप रात में मुंह बंद करके सोएंगे तो मुंह में सूखापन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जी। इस बीच हमारे साथ कानपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अभय प्रताप। अभय प्रताप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर, मुझे जो है जो मुहासे वो होते हैं सर, मसल जिसको बोलते हैं। जी हेलो जी अभय प्रताप, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। आप दोबारा से सवाल पूछिए।
सर मेरे मसे बहुत निकलते हैं सर, शरीर में चेहरे में बहुत मसे हैं, गर्दन में जी। बहुत सारे मसे हैं। मतलब सर ये समझ सैकड़ों की तादाद में मसे निकल रहे हैं मेरे। तो सर इसका मतलब क्या सैकड़ों की मसे निकलते हैं सर। जी, मस्से और मुहासे दो अलग चीजें हैं। मुहासे तो होता है जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, पस भर जाता है और पिंपल बन जाता है। मुहासे नहीं मसे, मैं मसे। हाँ, मस्से जो होता है उनको वॉट्स बोलते हैं। एक थोड़ा सा मोटा और पतली सी वो स्किन टैग से आपका जुड़ा हुआ है। अगर बहुत सारे मस्से हैं तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं लोकली, और वो लेजर से सभी मस्से निकाल देते हैं। आजकल तो ये ओपीडी प्रोसीजर होता है। जो स्किन डॉक्टर्स हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये मस्सों को आराम से बिना पेन के निकाल पाते हैं। तो आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास। चलिए अभय प्रताप, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ एचएल गुप्ता दोबारा से जुड़ गए हैं। एचएल गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? देखो ऐसा है, थोड़े कुछ बातें करते हैं या कोई आवाज आती, मतलब इतनी ज्यादा सही ढंग से सुनती नहीं है जी। सर आपने ऑडियोमेट्री टेस्ट करा लिया है? टेस्ट मैंने कोई नहीं कराया, ना मैंने कोई मेडिसिन लिया। वैसे काम तो मेरा चलता है, लेकिन मतलब दूर से या और वैसे सुननी चाहिए, वैसे नहीं सुनती। थोड़ी आपकी उम्र कितनी है? उम्र है 72। जी, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ऑडियोमेट्री टेस्ट है वो आप करवा लीजिए। क्योंकि आप 72 ईयर्स के हैं तो हो सकता है कि कान की जो नसें हैं वो हल्की हल्की कमजोर होने लगी हैं, और ऑडियोमेट्री में पूरा ग्राफ आ जाता है कि हर फ्रीक्वेंसी में आप कितने सुनाई आपकी लेवल है। जिस तरह हम लोग आई टेस्ट करवाते हैं उसी तरह एक हियरिंग टेस्ट होता है कानों का, उससे आपका हियरिंग लेवल पता चल जाएगा। अगर 30 डेसिबल के अंदर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप काम चलने दें। लेकिन जब 30 डेसिबल से कम आपकी हियरिंग हो जाती है तो आपको क्या है, हियरिंग एड लगाना पड़े ताकि हियरिंग और क्लैरिटी दोनों बेटर हो जाए। नहीं, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है? टेबलेट बता दो। नहीं, पहले तो टेस्ट करवाइए, डायग्नोज करवाइए। कोई जादू की छड़ी नहीं होती है जिससे ये ठीक हो जाए। सबसे पहले डायग्नोज करना जरूरी है और आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हियरिंग लेवल कितना है। तो सबसे पहले आप एक ऑडियोमेट्री टेस्ट कराइए। चलिए अचल गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर सारिका, क्या जिन लोगों के शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है उन लोगों को गले में इन्फेक्शन की संभावना क्या ज़्यादा हो जाती है? क्या गुंजाइश इसकी बढ़ जाती है? तो एज आपके जो नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। जिस तरह फेगोसाइटोसिस है, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है जी। तो व्हाइट ब्लड उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, इन्फेक्शन को फैलने नहीं देते, उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। लेकिन जब आपके ब्लड शुगर बढ़ता है, जब डायबिटीज हो जाता है, तो इन्फेक्शन से लड़ने के जो सेल्स हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनकी एफिकेसी कम हो जाती है, और इन्फेक्शन वो ज्यादा लंबा चलता है, बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं होता और जल्दी जल्दी फैलने लगता है। इसीलिए नॉट ओनली थ्रोट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो डायबिटिक में ज्यादा होती है। और वर्स्ट पार्ट जब आपको इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन आपकी ब्लड शुगर को और बढ़ा देता है और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। हाई ब्लड शुगर कॉजेज मोर इन्फेक्शन इंक्रीजेस द ब्लड शुगर। तो डायबिटिक इन्फेक्शन को जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए, अग्रेसिव ट्रीटमेंट करना चाहिए, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा खत्म करना चाहिए और ब्लड शुगर रूटीनली चेकअप करते रहना चाहिए, ताकि अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो डॉक्टर आपकी दवाई बढ़ा सके। डायबिटिक्स के लिए एक और बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि आप जरूर सैर करें। 1 घंटा सैर अगर आप करते हैं तो वो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। जी। डॉक्टर सारिका वर्मा, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं झज्जर से, अंश। अंश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल है कि सर नाक की हड्डी बढ़ने पर क्या करना चाहिए? मेरी बड़ी बढ़ना जो है वो एक सिंपल तरीका है बोलने का, डिविएटेड नेजल सेप्टम, जो नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। 100% स्ट्रेट लाइन नोज किसी को चाहिए नहीं होता। व्हाट वी नीड इज एन एडिक्वेट एयरवे, कि आपको अगर दोनों तरफ से सांस ठीक आ रही है तो उसको आगे कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नाक से सांस सही नहीं आती या आपको
बंद रहती है या सर में दर्द रहता है तो वो हड्डी की वजह से, तो फिर एक सेप्टोप्लास्टी ऑपरेशन होता है जो किया जा सकता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप सेप्टोप्लास्टी कराएं उसी समय पहले एक सीटी स्कैन करके साइनस करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपका ऑपरेशन हो रहा है और अगर आपके साइनस में भी दिक्कत है तो एक ही ऑपरेशन के दौरान नाक की हड्डी भी ठीक हो जाएगी और साइनसेस भी खुल जाएंगे, ताकि आपको बार बार सर्जरी की जरूरत ना पड़े। चलिए अंश, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर सारिका वर्मा, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। इस ऑपरेशन में कितना समय लगता है और इसका कितना खर्चा आता है, और क्या ऑपरेशन के बाद दोबारा से नाक की हड्डी बढ़े, क्या ये जरूरी है? ऑपरेशन का समय तो 45 मिनट हम लोग ज्यादातर एंडोस्कोपी करते हैं, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, पर ज्यादातर हम बेहोश करके ही करते हैं ताकि ना फील हो, स्पेशली क्योंकि जो इंफीरियर पार्ट होता है जहाँ बोन है, सिस्टम है जी, उसको जब हम थोड़े से मार के निकालते हैं तो काफी ज्यादा प्रेशर महसूस होता है, इसलिए हम लोग ज्यादातर बेहोश करके ही सर्जरी करते हैं जी। कॉस्ट ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ हॉस्पिटल सेटअप यू हैव। अगर आपका बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है तो ऑलमोस्ट 80-90,000 तक भी खर्चा आ जाता है जी। अगर आपका एक छोटा सेटअप है वहाँ पे 30-40 हजार में भी सर्जरी हो सकती है। तो कॉस्ट वेरीज विद योर इंश्योरेंस, विद द काइंड ऑफ हॉस्पिटल यू हैव, काइंड ऑफ रूम यू टेक, आप शेयर रूम लेते हैं या सिंगल रूम लेते हैं जी। तो सर्जरी का कॉस्ट तो बहुत चीजों पे निर्भर करता है जी। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज की तरफ आपको सेप्टोप्लास्टी की हड्डी की जरूरत है या एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी उसी समय साइनसिस को भी देखने की जरूरत है, ये आइडेंटिफाई पहले करना चाहिए ताकि सर्जरी वेस्ट ना हो और आपको बार बार दिक्कत ना हो। पर एक जरूरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है उसको सीधी कर दिया तो एलर्जी भी गायब हो जाएगी, लेकिन वो होता नहीं है। सेप्टोप्लास्टी सिर्फ नाक की हड्डी सीधी करता है। एलर्जी की जो बीमारी है उसको एलर्जी टेस्टिंग और इम्यूनोथेरेपी से ही ठीक करना पड़ता है। आप ये ना सोचें कि नाक की हड्डी सीधी हो गई उसके बाद नाक कभी एलर्जी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता जी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं देहरादून से, रमेश शर्मा। रमेश शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? जी धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। एक तो मुझे भी जैसे जब सीजन शुरू होता है बीच बीच में एलर्जी होती है, नाक में इरिटेशन होती है तो छींकें आती हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2-3 महीनों से मेरे जो राइट कान है उसमें सन सन की आवाज रहती है और चक्कर भी आते हैं मुझे आजकल कभी कभी। तो ये कान से रिलेटेड है। मेरा हाई बीपी रहता है 100-150 और मेरे कान में ना सन सन रहता है बहुत, मतलब जैसे आवाज सी रहती है और राइट ईयर में मुझे प्रॉब्लम महसूस होती है मैडम जी। तो आपने 2-3 चीजें बोली, एक आपको सीजनल एलर्जी है जिसमें आपको छींकें वगैरह आती है मौसम बदलने पे, दूसरा आपको एक कान में आवाजें आ रही हैं, कान बंद लग रहे हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड भी हो सकती हैं और दोनों चीजें अलग भी हो सकती हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जैसे जो कान की बीमारी है उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप हियरिंग टेस्ट कराएं और ईएनटी को चेकअप करवाएं ताकि वो देख लें कि मिडिल ईयर में इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर मिडिल ईयर में इन्फेक्शन है वो तो 10-12 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कान में मीनियस डिजीज है जिसकी वजह से कान बंद होता है, कान में चक्कर आते हैं, कान में आवाजें आती हैं, उसके लिए वो आपको एक टैबलेट दे सकते हैं जिससे आपका बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज, कई बार मीनियस डिजीज जो है नेजल एलर्जी की वजह से बढ़ जाती है और ये दोनों इंटर रिलेटेड भी होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने एलर्जी का भी लॉन्ग टर्म इलाज करवाइए। कंप्लीट एलर्जी टेस्ट बाय स्किन प्रिक मेथड हम करते हैं जिसमें हम 110 चीजों से एलर्जी टेस्ट करते हैं। उसमें 55 चीजें हवा की होती हैं, 25 काइंड ऑफ पोलन भी होते हैं जिससे आपके डिफरेंट सीजनल जो एलर्जीज हैं वो कवर होती हैं। अगर उसमें कुछ निकलता है तो उसका हम लॉन्ग टर्म इलाज इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं। इसमें एलर्जी जो है वो ईएनटी के पास ही जाके हो जाएगा या उसके लिए कोई अलग से डॉक्टर होते हैं? जी, मैं एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन कई डॉक्टर ईएनटी जो है आपका नाक और एलर्जी और ईयर दोनों का इलाज कर देंगे, लेकिन एलर्जी का टेस्ट के लिए आपको एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास ही ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मैं डॉक्टर साहब देहरादून से हूँ, तो मैं कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ? हाँ
हाँ जी, आप इस नंबर पे मेरा नंबर ले लीजिएगा, क्लिनिक का नंबर ही आपको दे दूंगी, या आप मेरे को वेब पे भी ढूंढ सकते हैं, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर सारिका वर्मा, अगर कान के पर्दे में छेद हो जाए, क्या इसका इलाज संभव हो सकता है? क्या ये बाद में जाकर ठीक हो सकता है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल है। कान में अगर छेद होता है तो देखिए, भगवान ने आपके 2 कान दिए हैं, दिया है बहुत पतला सा, ताकि जो आपके कान के जो अंदरूनी मिडल ईयर है और इनर ईयर है वो बाहर की हवा, पानी और बाकी चीजों से सेफ रहे। जी। जो आपका कान का पर्दा है, अगर उसमें छेद होता है, अगर छोटा छेद होता है लेस देन 10%, तो वो ऑटोमेटिकली बिना दवाई के भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर बड़ा छेद है मोर देन 40%, तो इट्स लाइकली दैट वो अपने आप ठीक नहीं होगा। तो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप जल्द से जल्द बंद करवा लीजिए, ताकि आपका मिडल ईयर और इनर ईयर सेफ रहे। कई बार हमने देखा है, लोग आते हैं कई सालों से कान का पर्दा बहता रहता है जी। और बड़े बड़े छेद होते हैं, उसकी वजह से उनको हियरिंग लॉस भी होता है, लेकिन वो ऑपरेशन की ढंग से ऑपरेशन नहीं करवाते। क्या होता है, जिस एक दिन इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि टॉक्सिन्स आपके इनर ईयर में जाके उसको डेड कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी ऑपरेशन, कोई भी हियरिंग एड आपको ठीक नहीं कर पाएगा। तो जब आप बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जब आपके कान के पर्दे में छेद है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, और 4-6 हफ्ते में अगर अपने आप बंद नहीं होता तो ऑपरेशन करा के जरूर ठीक करें। टेम्पेनोप्लास्टी इज वेरी सेफ सर्जरी and 99% of the time the eardrum becomes absolutely okay and your hearing remains always. जी। तो जरूर आपको छेद को ठीक करवा लेना चाहिए। जी। डॉक्टर सारिका वर्मा, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप उन सभी दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी जो कॉमन समस्याएं जो गले में होती है, जो कान में होती है, जो नाक में होती है, उन सब से व्यक्ति बचकर रहे, स्वस्थ रहे, क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं आपसे 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ। एक, मोबाइल फोन छोटे बच्चों को ना दिया जाए। 10 साल से कम के बच्चे को मोबाइल फोन हाथ ही मत लगाने दीजिए। ना वो उनके आईज के लिए अच्छा है, ना वो उनके हियरिंग के लिए अच्छा है। और कान के पास तो बिल्कुल भी ना लगाएं, बिकॉज उसके रेडिएशन बहुत स्ट्रांग होती है, बच्चों को नुकसान करती है। दूसरा, आजकल बहुत लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप हेडफोन मत लगाइए। कम से कम कोशिश करिए कि हेडफोन लगाएं। आप लाउड स्पीकर से बात करिए। इस समय भी मैं बात कर रही हूँ, मैं लाउड स्पीकर यूज कर रही हूँ। अपने आपके पास भगवान ने 2 कान दिए हैं, ये इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस हो जाता है, अपनी हियरिंग प्रिजर्व करके रखिए। तीसरी, कान में किसी भी चीज से सफाई नहीं करना है। ईयर इज अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन, उसको सफाई की जरूरत नहीं है। बर्ड, चिल्ली, पेंटर, ये कुछ भी नहीं डालेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा खारिश रहती है तो यूज योर लिटिल फिंगर, छोटी फिंगर जो करके, बिकॉज वो ज्यादा अंदर नहीं जा सकती और ट्रॉमा नहीं कॉज करे। हम लोग रोज देखते हैं या तो फंगस इन्फेक्शन या परफोरेशन। तो ये 3 चीजें आप अगर ध्यान रखेंगे, आई बी वेरी ग्रेटफुल। डॉक्टर सारिका वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों को सभी से यही सलाह है कि आज जिन भी दर्शकों ने सवाल पूछे हैं उनको एक बेहतरीन उत्तर मिला होगा, उनको एक अच्छी सलाह मिली होगी, और यही सलाह देना चाहते हैं कि आखिरकार आप स्वस्थ रहें, किसी भी आप ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जो आपके लिए पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो, और अच्छा खाएं, और जो भी समस्या सामने आती है उसको लेकर लापरवाही न बरतें, एहतियात ज़रूर बरतें। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए खबर फास्ट।